नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर आपका व्याख्यान क्लासेस में आपका सहार्दिक अभिनंदन है और सहार्दिक स्वागत है। मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपना व्याकरण का अगला अध्ययन बिंदु लेके आएंगे और व्याकरण का जो अपना अगला अध्ययन बिंदु है वो है अविकारी शब्द। तो देखिए मित्रों, हम अविकारी शब्दों को बहुत ही संक्षिप्त रूप में इसे जानने की कोशिश करेंगे और हम बहुत ही सरल तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम जितने भी व्याकरण के अध्ययन बिंदु हैं उनको बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। तो मैं आशा करूँगा कि हम ये अविकारी शब्दों को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। अपना अध्ययन बिंदु है अविकारी शब्द। अपना आज का विषय है अविकारी शब्द। तो मित्रों, एक बार मैं आपको इनके बारे में बता देना चाहूँगा कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो देखिए, हमने शब्दों को दो प्रकार से पढ़ा कि व्याकरण का जो दूसरा अंग होता है वो शब्द कहलाता है और शब्द हमारे सामने दो प्रकार के होते हैं। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अविकारी शब्द, ये दो प्रकार के शब्द हैं। विकारी शब्द का मतलब है कि जो भी हमारे व्याकरण में संज्ञा के शब्द होंगे, जो भी हमारे व्याकरण में सर्वनाम के शब्द होंगे और विशेषण के शब्द होंगे और क्रिया के जो भी शब्द होंगे, ये चार प्रकार के जो शब्द हैं हमारे व्याकरण के, ये चार प्रकार के जो शब्द हैं, ये चारों शब्द विकारी कहलाते हैं। विकारी क्यों कहलाते हैं मित्रों, वो देखिएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। क्या मतलब, कहने का आशय यही है कि इस विकारी शब्दों में या इन विकारी शब्दों में हम व्याकरण के अंग, लिंग, वचन, काल और कारक की वजह से हम इन शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर इन चार घटक की वजह से इन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है तो समझना कि वे सारे के सारे शब्द विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द का मतलब होता है, इसका दूसरा नाम है अवयव होता है। इस अवयव कह दो या फिर अविकारी शब्द कह दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों नाम एक ही हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। इसका मतलब हम ये समझे अ प्लस व्यय का मतलब होता है रहित और व्यय का मतलब होता है खर्च। कि इसका मतलब यही होता है कि ऐसे शब्द या व्याकरण में ऐसे शब्द जिसमें हम किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते, वे शब्द कहलाएंगे अविकारी शब्द कहलाएंगे। किसकी वजह से हम बदलाव नहीं कर सकते? हम लिंग, वचन, काल और कारक की वजह से इस प्रकार के शब्दों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। जैसे मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि जैसे हमारे सामने ये लड़का शब्द है, ये लड़का एक प्रकार से संज्ञा का शब्द है। इस संज्ञा के शब्द में या इस प्रकार का जो संज्ञा का शब्द है, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। किनकी वजह से? इनकी वजह से हम परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, ये हो गया लड़की, ये इसका लिंग परिवर्तन हो गया। हम वचन की दृष्टि से इसमें परिवर्तन करेंगे, ये हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया। कहने का मतलब, व्याकरण की ये जो अंग होते हैं, इन अंगों में हम चार प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। अगर वो परिवर्तन हो जाता है तब वे शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द और बाकी शेष बचता है ये अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का मतलब, इसमें व्याकरण के कौन कौन से भाग आते हैं? एक तो होता है मित्रों क्रिया विशेषण होता है। एक होता है संबंध बोधक अवयव होते हैं। एक होता है समुच्चय बोधक अवयव होते हैं और एक होता है विस्मयादि बोधक और एक होता है निपात। इस प्रकार से व्याकरण के ये जो पांच अंग होते हैं मित्रों, ये अविकारी शब्द में शामिल होते हैं। अविकारी शब्द में शामिल क्यों होते हैं? क्योंकि इसलिए होते हैं
कि इन 5 प्रकार के शब्दों में हम इसकी वजह से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हमारे व्याकरण में शब्द वो कहलाएंगे अविकारी शब्द। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या हम इस और में परिवर्तन कर सकते हैं? हम लिंग, काल, वचन और कारक की वजह से इस प्रकार के शब्दों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हम ओरो नहीं बना सकते, ओरो नहीं कर सकते, हम ओरी नहीं बना सकते। हम इस प्रकार के शब्दों में, या तथा हमने ये शब्द ले लिया, इस तथा शब्द में हम तथी नहीं बना सकते, हम तथी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब इस प्रकार के जो शब्द हैं जिसमें हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो समझना कि वो हमारे व्याकरण में अविकारी शब्द होते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से शब्द हमारे सामने 2 प्रकार के होते हैं, एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। तो आज हम इसी अविकारी शब्द की चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, अब देखिएगा, हम अविकारी शब्दों को ऐसे पढ़ेंगे। अब हमने लिखा कि अविकारी शब्द हमारे सामने व्याकरण में 5 प्रकार के होते हैं। तो इन 5 प्रकारों में से हम एक प्रकार का चयन करेंगे, या एक जो बिंदु है या व्याकरण का एक बिंदु है, वो है अपना क्रिया विशेषण के रूप में जो अविकारी शब्द में शामिल होता है। और उसी अविकारी शब्द की आज हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिसका नाम है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा, या एक बात से और आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि क्रिया को हम पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से हम क्रिया को पढ़ चुके हैं। क्रिया का मतलब ये होता है कि ये अविकारी शब्द नहीं, ये विकारी शब्द है। ये क्या है? विकारी शब्द है। और विशेषण भी क्या है मित्रों? ये भी विकारी शब्द है। और विशेषण के बारे में हमने ये पढ़ा कि संज्ञा के जो भी शब्द होंगे और सर्वनाम के जो भी शब्द होंगे, इन दोनों शब्दों की ये विशेषता बताएगा। विशेषता बताने वाले जो भी शब्द होंगे वो हमारे सामने विशेषण के रूप में आएंगे। और क्रिया का मतलब है, क्रिया का मतलब यह है कि कोई भी वाक्य होता है तो वाक्य में जो कर्ता होता है, उस कर्ता का कार्य करने वाला जो होगा, या कार्य जिस प्रकार से संपादित होता है, वो कार्य ही एक प्रकार से क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से एक दोनों शब्दों को, या व्याकरण के दोनों शब्दों को मिला करके एक टॉपिक बना दिया गया, या एक बिंदु बना दिया गया, जिसका नाम है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब ये हो गया जो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो भी शब्द होंगे वे क्रिया विशेषण कहलाएंगे। विशेषण का मतलब होता है मित्रों विशेषता बताना। इसका मतलब क्या है? ये है विशेषता बताना। और विशेषता किसकी बताएंगे? विशेषता ठीक पहले क्रिया की ही बताएंगे। तो इसका मतलब, क्रिया विशेषण का मतलब ये है कि वाक्य में जहाँ भी क्रिया का शब्द आ गया, क्रिया का जो भी शब्द आ गया, क्रिया से ठीक पहले उसकी विशेषता बताने वाले ठीक पूर्व जो भी शब्द होंगे, और वो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे। अगर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तो समझना कि मित्रों वो ही आपका क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। और ये क्रिया विशेषण क्या होते हैं, इसको हम एक प्रकार से एग्जाम्पल की दृष्टि से इसे समझने की कोशिश करेंगे, और पूरी की पूरी क्रिया विशेषण हम इसी में शामिल कर देंगे। तो देखिए मित्रों, हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम विशेषण की भी चर्चा करेंगे और क्रिया विशेषण की भी चर्चा करेंगे। अब हमारे सामने एग्जाम्पल ये है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल से ही आप विशेषण के बारे में भी समझेंगे और क्रिया विशेषण के बारे में भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, छात्र, मैंने यहाँ लिख दिया पढ़ता है, पढ़ता है। और मित्रों इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, मैंने अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि हम इनसे पहले भी कुछ शब्द लिखेंगे। ये तो हो गया मित्रों, ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वाक्य हो गया। आप इसको ये खाली जगह मत छोड़िएगा, मत समझिएगा, एक प्रकार से ये समझिए कि हमने ये लिखा छात्र पढ़ता है। अब इसमें देखिए क्या है, छात्र पढ़ता है एक वाक्य है जिसका हमें सार्थक अर्थ निकल रहा है, या हमारे सामने बिल्कुल सार्थक अर्थ दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मित्रों ये है संज्ञा, और पढ़ने का मतलब ये है क्रिया। ये है क्रिया, हो गया, पूरा वाक्य हो गया। ये संज्ञा क्या है? ये छात्र है, ये पढ़ता है, ये पढ़ रहा है। अगर हम इस छात्र की भी विशेषता बताएंगे, हम छात्र की विशेषता बताएंगे। मान लो हमने ये कहा अच्छा, अच्छा
अच्छा इस छात्र से पहले हमने लिख दिया, तो अब इसका क्या मतलब लिख, ये वाक्य कैसे बना? ये वाक्य बना अच्छा छात्र पढ़ता है। तो ये छात्र किस प्रकार का है? इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे सामने क्या कहलाते हैं? देखिए मित्रों, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे सामने होते हैं विशेषण। तो आप ये समझिए कि ये तो हो गया विशेषण। अब हमने विशेषण में ये पढ़ा कि अगर इसकी भी कोई विशेषता बता रहा है, अगर इसकी भी कोई विशेषता बता रहा है, जैसे मैंने यहाँ ये लिख दिया बहुत। अब ये देखिए, अब ये वाक्य क्या बना? बहुत अच्छा छात्र पढ़ता है। तो ये अच्छा की भी विशेषता बता रहा है, ये अच्छा का मतलब है विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द यहाँ बन गए प्रविशेषण। क्या बन गए? प्रविशेषण बन गए। तो मित्रों, ये तो हो गई अपनी विशेषण की बात हो गई, और ये तो हो गई अपने विशेषण की बात। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं। अब क्रिया विशेषण को पढ़ने से पहले हमने ये बताया कि क्रिया की भी विशेषता बताने वाले जो भी शब्द होंगे वे छात्रों क्या कहलाएंगे? वे क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब मैंने ये लिख दिया पढ़ता है, पढ़ता है। मैंने अब ये वाक्य ऐसे बना दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये तो हो गया संज्ञा, विशेषण और प्रविशेषण। अब हमने ये कहा कि ये तो है मित्रों क्रिया है। ये क्या है? ये क्रिया है। अब हमने क्रिया विशेषण के बारे में ये कहा कि क्रिया की भी विशेषता बताने वाले जो भी शब्द होंगे वे क्रिया विशेषण ही कहलाएंगे। अब देखिए इनसे पहले हम इसकी विशेषता बताएंगे कि किस प्रकार से पढ़ता है, या कैसा बालक पढ़ता है, या किस प्रकार से वो बच्चा पढ़ता है। अब हम लिखें बहुत अच्छा छात्र। हमने ये लिख दिया तेज पढ़ता है, तेज। अब ये क्या हो गया? अब वाक्य बन गया बहुत अच्छा छात्र तेज पढ़ता है। इसका सार्थक अर्थ निकला है। ये तेज का मतलब ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, और क्रिया किस प्रकार से कर रहा है वो विशेषता बताने वाले शब्द यहाँ बन गए। ये तो है मित्रों क्रिया, ये क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहा है, तब ये तेज जो शब्द है ये बन गया क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक, अब हमारे सामने यही हो गया बहुत अच्छा छात्र तेज पढ़ता है। अगर हम इसकी भी विशेषता बता रहे हैं, बता देंगे, जैसे हमने ये लिख दिया बहुत, ये क्या लिख दिया? बहुत। अब इसकी भी विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये तो है क्रिया, क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज, और तेज की भी विशेषता बता रहा है बहुत। तो इस प्रकार से अगर क्रिया से ठीक पहले क्रिया विशेषण के शब्द आ जाते हैं और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द आ जाते हैं, तो समझना कि वे प्रविशेषण नहीं कहलाएंगे, ये पूरा का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा क्रिया विशेषण ही कहलाएगा। और क्रिया विशेषण क्यों कहलाएंगी? क्योंकि क्रिया विशेषण का एक मुख्य बिंदु यही होता है, या मुख्य विशेषता यही होती है। क्रिया विशेषण की प्रमुख विशेषता यही होती है कि एक क्रिया विशेषण क्या है? एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताएंगे, दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताएंगे। विशेषता बताने वाले शब्द होंगे, विशेषता बताएंगे या बताने वाले शब्द होंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से क्रिया विशेषण की ये मुख्य विशेषता बाहर निकल के आती है, जिसको हमने ये लिखा कि एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताएंगे। ये रहा क्रिया विशेषण एक, और यह है दूसरा क्रिया विशेषण रहा। तो ये सारा का सारा वाक्य क्रिया विशेषण ही कहलाएगा। अब देखिए हमारे सामने क्या निकला है, किस प्रकार का वाक्य आया है? बहुत अच्छा छात्र बहुत तेज पढ़ता है। इसका मतलब यहाँ से छात्र से लेकर इससे पहले जो भी शब्द लिखे गए हैं, यहाँ तक जो भी शब्द लिखे गए हैं, तो मित्रों ये वाक्य में कहलाते हैं उद्देश्य। क्या कहलाते हैं? ये वाक्य में कहलाते हैं उद्देश्य। और कर्ता के बाद में चाहे कर्म हो या कर्म का कोई पूरक हो, या फिर क्रिया हो, या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण हो, कर्ता के बाद में जितने भी शब्द होते हैं वे वाक्य में दूसरा नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है
विधेय। तो इस प्रकार से हम यह पढ़ते हैं कि क्रिया विशेषण को जानने के लिए हमें वाक्य के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक यही होता है कि वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला अंग हमारे सामने होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य में मित्रों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्द शामिल होते हैं और क्रिया और बाकी विधेय में हमारा कर्म, कर्म का पूरक और क्रिया का पूरक, या हम क्रिया विशेषण को भी शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य की संरचना इस प्रकार से होती है जो उद्देश्य और विधेय से मिलकर बनी होती है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं। तो क्रिया विशेषण का मतलब है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो भी शब्द होंगे वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे, जो वाक्य के दूसरे अंग में शामिल होंगे, जिसका नाम है विधेय। तो मित्रों इस प्रकार से हम क्रिया विशेषण को पढ़ते हैं। अब हमें यह देखना है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं और क्यों होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उसी के बारे में हम अब थोड़ी चर्चा करेंगे। अब मित्रों हम क्रिया विशेषण के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण के भेद। अब देखिए मित्रों, इसके भेद के बारे में अलग अलग व्याकरणों में अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं, लेकिन अलग प्रकार से दिए गए हैं। बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो मुख्य रूप से 4 होते हैं, और कुछ व्याकरणों में ये लिखा है कि क्रिया विशेषण के भेद 10 भी होते हैं, क्रिया विशेषण के भेद 12 भी होते हैं, क्रिया विशेषण के भेद 14 भी होते हैं। इस प्रकार से इनके भेद अलग अलग व्याकरणों में अलग अलग दी गई है। हमें इनके चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमें केवल यही पढ़ना है कि क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। और वे 4 भेद कौन कौन से होते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, हम इनके भेद के बारे में बात करें तो क्रिया विशेषण का पहला भेद होता है जिसका नाम है कालवाचक की क्रिया विशेषण। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद होता है मित्रों स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसकी चर्चा हम कुछ समय पहले हम कर चुके हैं। दूसरा भेद होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरा भेद होता है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा होता है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा होता है मित्रों रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से मित्रों क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद हमने यहां लिख दिया, वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और बाकी आ गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो मित्रों हम इनको इस प्रकार से पढ़ेंगे। हमने क्रिया विशेषण के बारे में ये पढ़ा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होंगे क्रिया विशेषण ही कहलाएंगे, जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा है। तो एक बार हम इसके बारे में चर्चा करें कि कालवाचक क्रिया विशेषण आखिर क्या है। कालवाचक, इसका मतलब मित्रों होता है समय। इसका मतलब क्या होता है? समय होता है। अब इस समय को ही लेकर के हम इसकी चर्चा ये करें कि समय का मतलब ये है कि क्रिया की जो विशेषता बताएगा उसकी विशेषता में क्या क्रिया का समय दिया गया है। अगर समय दिया गया है तो आप ये समझना कि क्रिया विशेषण का ये भेद बन जाता है जिसका नाम है कालवाचक क्रिया विशेषण। या इसको हम यह भी समझें कि क्रिया का जो समय बता रहा है, क्रिया का समय बताने वाले जो भी शब्द होंगे, समय बताने वाले जो शब्द होंगे वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण में शामिल होंगे। और क्रिया का समय बताने वाले शब्दों की पहचान हम कब कैसे करेंगे? पहचान मित्रों इसकी यही है कि हम क्रिया से हम प्रश्न करेंगे। अगर क्रिया के साथ हम प्रश्न कब लगा करके प्रश्न करते हैं,
क्या लगाकर, हम क्रिया के साथ कब लगाकर हम प्रश्न करते हैं और उसका जवाब हमें मिल जाता है तो समझना कि वो आपका क्रिया विशेषण का भेद बन जाता है, जिसका नाम है कालवाचक क्रिया विशेषण। और कालवाचक जो क्रिया विशेषण होते हैं वो शब्द होते हैं जैसे अभी अभी, अभी अभी, हमेशा, कभी कभी, यदा कदा, यदा कदा, रोजाना, आज, आजकल, प्राय, सदैव, बहुधा। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं या क्रिया की विशेषता बताने से पहले या क्रिया के जो शब्द होंगे उनसे ठीक पहले इस प्रकार के शब्द होते हैं जो क्रिया के होने का जो समय बताते हैं, क्रिया के होने का जो समय बताते हैं। तो मित्रों समझ लेना कि वो कालवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने लिख दिया मैं हमेशा पढ़ता हूं, ये वाक्य आ गया। ये मैं क्या है मित्रों, ये हो गया कर्ता, हो गया वाक्य का कर्ता है, ये कार्य कर रहा है। कार्य करने वाला क्या कर रहा है, ये कार्य कर रहा है। कार्य करने का मतलब ये कार्य है और कार्य का मतलब ही हमारे सामने क्रिया होती है। और क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो किस प्रकार से बता रहा है, क्रिया की विशेषता एक समय के बारे में बता रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वे क्या कहलाएंगे, ये क्रिया विशेषण है। लेकिन क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है मित्रों, क्रिया विशेषण का ये समय बता रहा है। समय, ये रहा समय। इसका मतलब ये है मैं कब पढ़ता हूँ। हमने ये कहा कि इस क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए हम क्रिया के साथ एक प्रश्न करेंगे और उसका जवाब हमें समय के रूप में मिल जाता है। तो समझना कि वो कालवाचक बन जाएगा। अब देखिए इसकी छटनी करेंगे, इसकी पहचान करेंगे। अब हम प्रश्न करेंगे मैं कब पढ़ता हूँ, इसका उत्तर मिल गया मैं हमेशा पढ़ता हूँ। बस ये हमेशा क्या है, हमेशा ही एक प्रकार से कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि क्रिया का समय बताने वाला जो भी शब्द आएगा और क्रिया से ठीक पहले आएगा तो समझना कि वो शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण का ही होगा। इस प्रकार से हम कालवाचक को देखते हैं। अब हम दूसरा भेद पढ़ें जिसका नाम है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में मित्रों हम बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दूसरा भेद लें, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए मित्रों इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का मतलब होता है क्रिया के होने का जो स्थान बताएगा, इसका स्थान बता रहा है, क्रिया का स्थान बता रहा है। और स्थान की चर्चा हम कारक में भी कर चुके हैं। और कारक में ये कहा कि क्रिया विशेषण का और कारकों का एक संबंध होता है। इसके बारे में हम कारकों में चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए कारक कौन सा, मैंने ये कहा कि में और पर जो भी शब्द होंगे, कारक में जो भी शब्द होंगे, जिस कारक के होंगे तो समझना कि वो क्रिया विशेषण के साथ जुड़ा हुआ है। और क्रिया विशेषण का कौन सा भेद होता है, वो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए स्थान का मतलब क्रिया का जो स्थान बता रहा है, इसमें इसकी पहचान करने के लिए या स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए हम क्रिया के साथ एक प्रश्न करेंगे। अगर उस प्रश्न का हमें उत्तर मिल जाता है तो समझना कि वो क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। और वो प्रश्न हम किस प्रकार से करेंगे, हम प्रश्न करेंगे कहाँ। अगर इसका उत्तर हमें मिल जाता है तो समझना कि वो क्रिया विशेषण कौन सा बन जाएगा, वो क्रिया विशेषण बन जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा। अब हमें स्थान वाले शब्दों को ढूंढना है। स्थान वाले शब्द हमारे सामने जैसे चारों ओर, आस पास, हर जगह, इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे जो स्थान का बोध करवाएंगे तो समझ लेना वो क्रिया विशेषण ही होता है। लेकिन क्रिया विशेषण की पहचान
या क्रिया विशेषण के बारे में यह भी पूछ लिया जाए कि ये क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तब हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, कश्मीर एक एग्जाम्पल में चारों तरफ हरियाली फैली है। अब देखिए मित्रों, हरियाली, कश्मीर में हरियाली कहाँ फैली हुई है, उसका स्थान बता रहा है, ये रहा चारों तरफ। तो इस प्रकार से इस प्रकार के शब्द आए जो स्थान का बोध करवा दें, स्थान का बोध करवा दे, तो समझ लेना कि वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए मित्रों, हमने ये कहा कि ये जो में आ जाता है, ये में तो हो गया क्या, ये कारक है मित्रों। और कारक के बारे में ये बताया कि कारक एक प्रकार से विभक्ति चिन्ह होते हैं जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के जो भी पद होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। अब ये देखिए, ये जोड़ने का कार्य कर रहा है ये में, और में का मतलब है ये कारक है। और कारक में कारक का संबंध हमेशा क्रिया विशेषण का स्थानवाचक क्रिया विशेषण के साथ होता है। तो हम इस कारक का प्रयोग हमेशा स्थानवाचक क्रिया विशेषण के साथ ही करते हैं। इस प्रकार से हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पढ़ते हैं। अब हम अगला देखेंगे। अगला क्रिया विशेषण है अपना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का मतलब, परिमाण का मतलब होता है मात्रा का बोध करवाना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का मतलब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब मित्रों, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये परिमाण का मतलब होता है मात्रा। अब ये क्रिया की किसकी मात्रा बताएगा, एक मात्रा बताएगा, ये मात्रा का बोध करवाएगा। ये किसका, ये क्रिया की मात्रा का बोध करवाएगा। और क्रिया की मात्रा का बोध करवाने के लिए हम क्रिया के साथ एक प्रश्न करेंगे, और वो प्रश्न है हमारा कितना या कितनी, कितना या कितनी। अगर इसका जवाब हमें मात्रा के रूप में दिखाई देता है तो समझ लेना कि वो शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बन जाता है। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे बहुत, अति, अत्यधिक, कम, अल्प, थोड़ा। इस प्रकार के जो शब्द क्रिया विशेषण से ठीक पहले आ जाते हैं तो समझना कि वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बन जाते हैं। लेकिन हम इसकी पहचान कब कैसे करेंगे? पहचान मित्रों हम इसी प्रकार के प्रश्न लगा करके हम करेंगे कि ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अगर उसमें मात्रा का बोध होता है तो समझ लेना कि वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम अगले विशेषण की चर्चा करते हैं जो महत्वपूर्ण है, और कई बार कंपटीशन एग्जाम में इसी क्रिया विशेषण के बारे में हमसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसका नाम है 4 नंबर पे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब मित्रों, ये रीति का मतलब एक प्रकार से तरीका होता है। रीति का मतलब क्या होता है? ये है तरीका, या फिर आप ये मान लो ये ढंग है कि क्रिया किस तरीके से हो रही है, या क्रिया किस प्रकार से संपादित या खत्म हो रही है। अगर उसका तरीका हमें क्रिया से ठीक पहले मिल जाता है तो समझ लेना कि वो क्रिया विशेषण कौन सा बन जाएगा, वो क्रिया विशेषण बन जाएगा एक प्रकार से रीतिवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा। तो इस रीतिवाचक क्रिया विशेषण की हम थोड़ी सी और अलग से चर्चा करेंगे। हमने ये कहा मित्रों, बहुत सारे व्याकरण हैं हमारी हिंदी ग्रामर में, हमारी हिंदी में बहुत सारे व्याकरण हैं, और व्याकरणों में क्रिया विशेषण के बारे में हम पढ़ते हैं। तब क्रिया विशेषण में यह लिखा हुआ है, बहुत सारे व्याकरणों में यही लिखा है कि क्रिया विशेषण के 10 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के 12 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के 8 भेद होते हैं। तो मित्रों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सारे के सारे भेद इस रीतिवाचक क्रिया विशेषण में शामिल हो जाते हैं। रीति का मतलब होता है उसका तरीका, ये तरीका किस तरीके से वो कार्य संपादित कर रहा है, बस हमें देखना है। तो मित्रों हमने कहा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं। और अविकारी शब्दों का मतलब है
कि वे शब्द जिसमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द में हम क्रिया विशेषण भी पढ़ रहे हैं और क्रिया विशेषण का एक भेद हम रीतिवाचक भी पढ़ रहे हैं। तो हम इसमें उनको शामिल करेंगे जिसमें रीति की स्वीकृति हो, जिसमें क्रिया की स्वीकृति हमें दिखाई दे रही हो, जिसमें अस्वीकृति हमें दिखाई दे रही हो, जिसमें अस्वीकृति, जिसमें निश्चय का बोध हो रहा हो, जिसमें हमें अनिश्चय का बोध हो रहा हो, अनिश्चय का बोध हो रहा हो, जिसमें हमें प्रश्न का बोध हो रहा हो, प्रश्नों का बोध हो रहा हो, या फिर हमें किसी कारण का बोध हो रहा हो, तो वे सारे के सारे शब्द या वे सारे के सारे अविकारी शब्द इस परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में शामिल हो जाएंगे। जैसे जैसे हम स्वीकृति के बारे में बात करें, एग्जाम्पल इसके बारे में लें, जैसे मैं ये कहूँ मेरी इस कक्षा में एक विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी गेट के ऊपर आया और आते ही उसने मेरे से परमिशन मांगी। परमिशन मांगते ही मैंने क्या कहा, परमिशन मांगने के लिए उस बच्चे ने क्या कहा, उस छात्र ने ये कहा सर मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मैंने क्या कहा, हाँ आओ आओ। अब ये देखिए ये क्या है, ये मित्रों ये है क्रिया, ये तो है क्रिया आना, और ये आने से पहले मैंने उसको क्या स्वीकृति दी, उस कार्य को करने के लिए मैंने उसको हाँ में स्वीकृति दी। अब इस प्रकार के जो शब्द होंगे तो मित्रों स्वीकृति में शामिल हो जाएंगे और स्वीकृति इसमें शामिल हो जाएगी रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। अस्वीकृति का मतलब मैंने ये कहा मत जाओ, ये जाओ क्या है, ये जाओ एक प्रकार से ये क्रिया है मित्रों, और क्रिया से ठीक पहले इसका तरीका बता रहा है, किस प्रकार का तरीका कर रहा है, इसमें निषेध का तरीका आ रहा है। इस प्रकार के शब्द वे भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण में शामिल होंगे। फिर मैंने ये कह दिया ये निश्चय के बारे में मित्रों ये है कि अगर किसी बात में निश्चितता हो, उसमें कंफ्यूज वाली बात नहीं हो, इस प्रकार की कंफ्यूज वाले शब्द नहीं होंगे तो मित्रों वे तो होंगे निश्चय में। और जिसमें कंफ्यूज वाले बात होंगे जैसे शायद, यदा कदा, इस प्रकार के शब्द होंगे जिसमें निश्चय का बोध नहीं होता तो वे होंगे अनिश्चय में। अगर प्रश्न का बोध होता है या प्रश्न वाचक के शब्द होते हैं और उन क्रिया से ठीक पहले इस प्रकार के प्रश्न के शब्द आ जाते हैं तो वो रीति में ही शामिल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में मित्रों इस प्रकार के जो भेद होते हैं वे सारे के सारे भेद हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण में ही शामिल कर लेते हैं। अब देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, रीतिवाचक का ही एग्जाम्पल लूँ, बस फटाफट भर गई। देखते ही देखते, मैंने ये कहा देखते ही देखते बस फटाफट भर गई। ये भरना क्या है, ये भरना तो मित्रों है ये क्रिया है, और ये क्रिया की ठीक विशेषता बता रहा है। ये किस प्रकार की विशेषता बता रहा है, ये उसके तरीका बता रहा है कि बस किस तरीके से भर गई, बस इस तरीके से भर गई जिसका नाम है फटाफट। तो फटाफट क्या हो गया, ये मित्रों ये क्रिया विशेषण बन गया। और क्रिया विशेषण का कौन सा भेद बन गया, ये क्रिया विशेषण का बन गया वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद बन गया। तो इस प्रकार से हम क्रिया विशेषण को पढ़ते हैं और क्रिया विशेषण की इस प्रकार से भेदों की हम चर्चा करते हैं, जिसमें कुछ एक शब्द होते हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। हमें उन शब्दों के साथ या क्रिया वाला जो शब्द है उस क्रिया के शब्द के साथ हम एक प्रश्न करते हैं। अगर उस प्रश्न का जवाब हमें मिल जाता है तो समझ लेना कि उसी प्रकार का वो क्रिया विशेषण बन जाता है। तो मित्रों इसी के साथ अपना क्रिया विशेषण यहाँ खत्म होता है। अगला हम टॉपिक लेके आएंगे क्रिया विशेषण के और विशेष भाग हैं, जैसे संबंधवाचक है, समुच्चयवादक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, और निपात के जो शब्द होते हैं जो अविकारी शब्दों में शामिल होते हैं उन्हीं को लेकर के हम आगे चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप अधिक से अधिक इस चैनल को अपने साथियों के बीच में शेयर करने की कोशिश करें, ताकि शिक्षा के साथ गुणवत्ता एक प्रकार से बनी रहे, एक प्रकार से इस चैनल से आप लाभान्वित हो सकें और यह लाभ प्रत्येक छात्र छात्राओं या प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच में ये पहुंचना चाहिए, ताकि हम कुछ अलग नया सीख सकें। और इसी के साथ मैं अपना यह
अध्ययन बिंदु यहीं समाप्त करना चाहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।